हेलो हेलो। कर दिया। चलिए बच्चों, हम आपके साथ आज फिर आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक प्रीवियस ईयर सेट के साथ जुड़ रहे हैं। और सेट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो और जल्दीबाजी मत करो। यहाँ जल्दीबाजी करोगे तो एग्जाम में क्या करोगे? तो जल्दीबाजी जो है वो एग्जाम के लिए रहने दीजिए। क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, उसको समझिए और उसके संदर्भ में क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं उसको बगल में लिखो और क्वेश्चन करो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप। करेक्ट, वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट while another pipe can empty in it 60 minutes. If both pipes are open simultaneously, how long will it take to completely fill the tank? हिंदी वाले पढ़ लेंगे थोड़ा इसको। देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेट में भी किया था। हमारे पास दो पाइप है, एक पाइप P1 ले लेते हैं और एक पाइप P2 ले लेते हैं, ठीक ना। P1 जो है वो फिल करता है 20 मिनट में, ठीक, और ये 60 मिनट में P2 इसको खाली कर देता है। हम टोटल वर्क यहाँ माइनस हमने इसलिए लिया ताकि हमको पता चले कि ये खाली कर रहा है और यहाँ प्लस साइन मतलब ये भर रहा है। ठीक, हम टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 20 और 60 का कितना आएगा भाई? 60 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका इफिशियंसी कितना है? 60 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 3, और इसका इफिशियंसी क्या है? 60 डिवाइडेड बाई 61, लेकिन हम -1 रखेंगे क्योंकि ये इसको खाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि जब दोनों को एक साथ चलाएंगे तो उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो कैसे टाइम निकालते हैं भाई? टोटल वर्क 60 बाय सम ऑफ इफिशियंसी 3 प्लस -1 मतलब 60 डिवाइडेड बाय 2, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 30 मिनट। देखो ये हमारा ऑप्शन है, इसको देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं फ्रेम से हट रहा हूं, इसको लिखो। चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूं, आप इसको करें, एक बार पढ़िए और ये कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी हम लोग किए थे। हमारे पास दो डिस्काउंट दे रखा है, D1 और D2 सक्सेसिव है, और इसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है। सिंगल डिस्काउंट D का क्या फॉर्मूला होता है? D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाय 100। यहाँ क्या है भाई? देखो 40 प्लस 60 माइनस 40 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, ये दो जीरो कैंसिल करवा दिया। ये कितना है? 100 माइनस 24, आंसर कितना आ गया भाई? 76%। तो एकल डिस्काउंट हमारा कितना हो गया? 76, और हमने फॉर्मूला ये लगाया। ठीक, ऑप्शन मिलाओ, देखो ये बी हमारा ऑप्शन है। चलिए इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके नेचर ऑफ रूट के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। और हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कि रियल एंड डिफरेंट, यहां ऑरिजिन नहीं होगा, रियल एंड डिफरेंट रूट, ठीक, ये सब रूट है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? आपको पता है कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का जो नेचर एक्सप्लेन करते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। मतलब विवेचक या विविधकर के थ्रू हम नेचर ऑफ रूट को, रूट का क्या प्रकृति है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास a कितना है भाई? इसको लिख लो 2 टाइम p प्लस क्यू का स्क्वायर। आपको पता है ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? 1। हम डिस्क्रिमिनेंट यूज कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर मतलब 4 टाइम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस
4ac, ए के जगह पे कितना है दिस 4 2 जा 8 इंटू 1, वही रह जाएगा, मतलब 8 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। हमारा जो रिजल्ट आया 4 टाइम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, ये क्या है। तो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में एक बता देता हूं, किसी भी रियल नंबर x के लिए, फॉर एनी रियल नंबर x, इसका जो स्क्वायर होगा ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ठीक। और इसका स्क्वायर जीरो कब होगा, जब वो नंबर जीरो होने वाला है। यदि x जीरो नहीं है, ऐसा कहीं कंडीशन दे दे, तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, दिक्कत नहीं। तब इसी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। देखो p प्लस क्यू का जो स्क्वायर है यह जीरो या जीरो से बड़ा होगा, हम -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेसिक इनइक्वालिटी। हमारा जो इसका स्क्वायर आ रहा है यह लेस देन और इक्वल टू जीरो है। यदि इक्वल टू जीरो होता है तो दो इक्वल रूट होगा, और लेस देन जीरो होता है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अब लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ध्यान से देखो कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इमेजिनरी रूट का भी बात करता है और इक्वल रूट का भी बात करता है। देखो रियल एंड डिफरेंट है, रियल एंड इक्वल है, इमेजिनरी अलग है और रियल अलग है। ध्यान से देखना है, तो इसको कैसे एक्सक्लूड करोगे, ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का हो गया। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म याद होगा तो क्या लिखते हैं, मैं यहां बता दे रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। यहां ए जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी यह रियल नंबर का मेंबर होना चाहिए। ध्यान देना, यहां पर इसके आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ए जीरो नहीं है मतलब दिस क्वांटिटी का स्क्वायर, मतलब p प्लस क्यू का स्क्वायर 2 टाइम, यह जीरो नहीं है, मतलब p प्लस क्यू का जो स्क्वायर है यह जीरो नहीं होने वाला है। मतलब यहां जीरो वाला कंडीशन हटा दो, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वह कह रहा है ये जो क्वांटिटी है लेस देन जीरो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होता है तो उसका इमेजिनरी रूट होता है। हमारा आंसर क्या हो गया, देखो हमारा सी आंसर है, मतलब इसका इमेजिनरी रूट हुआ। इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इसको एक दो बार देखोगे घर में। चलिए इसको देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। आप इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रेन P है, इसका स्पीड दे रखा है, और ये किसी दूसरे ट्रेन Q को पास करता है, इसका लेंथ दे रखा है और इसका स्पीड दे रखा है। और कैसा कंडीशन है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और कितना टाइम में पास करता है, तो 3/2 मिनट में। और कहता है कि हाउ मच टाइम, अब ये दूसरा ट्रेन R को पास करता है जिसका लेंथ दे रखा है, स्पीड दे रखा है, कितना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में मेन है हमारे पास 3 ट्रेन, ये लिखो P Q R, ठीक। P का लेंथ नहीं दे रखा है, बाकी सब कुछ दे रखा है। मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूं P और Q के लिए। यहां से देख, इसके लेंथ को x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ एक ही डायरेक्शन में यदि चलता है, और यदि हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करें, तो हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कैसे करेंगे, दोनों का माइनस करके। तो P और Q का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा बाबू, बताओ। देखो इसका कितना है 70 P का, और इसका कितना है 56, तो कितना आ गया 14 किलोमीटर पर आवर P और Q का। अब हम यहां फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का। तो डिस्टेंस कितना, P का डिस्टेंस x और इसका कितना 170 यहां दे रखा है Q का। अब टोटल स्पीड कितना आ गया 14 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में 5/18, और टाइम कितना दे रखा है 3/2 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 60। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखो 7 6 और ये 10, कोई दिक्कत नहीं। तो x देखो इधर कितना आ गया, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। हमारे पास x प्लस 170 का जो वैल्यू आया, 7 × 5 = 35 और 1 0 है 350। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 350 - 170 मतलब 180।
मतलब P का जो लेंथ है ट्रेन का ये कितना आ गया 180। अब इस सारे इंफॉर्मेशन को इरेज करते हैं। अब मैं इसको P और R के लिए सॉल्व करता हूं। हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 180 इसका है, और R का डिस्टेंस कितना है ये देखो 220 है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। देखो इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा दोनों को जोड़ के निकालेंगे। इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है 70 और 74, सीधे लिख देते 144, और ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे 5/18, तो 18 ऊपर लिख लिया सीधा सीधा। देखो हमारा क्या आंसर आते हुए दिख रहा है, ऊपर में 400 से 144 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 18, 8/5। हमारा जो आंसर कितना आ गया 10 सेकेंड। हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसमें क्या हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, बेसिक हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया, और इसमें स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, इसका हमने यूज किया और इसके ट्रांसपोजिशन से क्वेश्चन किया। इसको एक बार देखो। चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इसको ये तो वन वर्ड आंसर है। कह रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले दो पॉइंट है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन सिगमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि 5 सॉलिड क्यूब है और उसको एक साथ ज्वाइन किया गया इंड टू इंड, और ये क्यूबाइड बना। इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर। ध्यान से देखो एक चीज, यदि क्यूब को हम इस तरह से जोड़ते हैं तो क्यूबाइड बनेगा, और क्यूबाइड का लेंथ कितना होगा बाबू 5 टाइम साइड ऑफ क्यूब, और बाकी ब्रेथ जो है वही हो जाएगा और हाइट जो है वही हो जाएगा। तो मेन मेरा काम है कि हम इसका साइड फाइंड आउट करें क्यूब का। और साइड कैसे आएगा, तो इसका वॉल्यूम दे रखा है कितना 216, और हमको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब। तो ए के लिए क्या करेंगे 216 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6×36 छके मतलब 6, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास लेंथ का कितना वैल्यू आ गया 30, ब्रेथ और हाइट आ गया। अब हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × L + B मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब 2 × L कितना है 30 + 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 × 36 + 6 मतलब यहां लिख लेते हैं 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 432। हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, और जो यहां इन्वॉल्व हुआ तो लिख ही दिया है कि देखो मिलाने से क्या बन रहा है। तो मेन इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था कि मिलाने के बाद जो बन रहा है वो क्या बन रहा है क्यूबाइड बन रहा है, और ये तो ये एक्सप्लेन ही कर दिया, इसलिए इस क्वेश्चन के लेवल को इसने घटा दिया। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चलते हैं। इसको देखिए, कह रहा है कि दो रूट दे रखा है -1 -2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इक्वेशन भी दे रखा है, तो इसका वैल्यू अच्छा इसमें एक चीज इंप्रूव कर लो, ये क्यू हो सकता है। ठीक, देखो यहां पर अल्फा एक रूट दे रखा है -1 और एक रूट दे रखा है -2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दे रखा है तो 3x² +
पी एक्स प्लस। हम यहां पर रिलेशन बिटवीन रूट एंड कॉफिशिएंट का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत, इसमें पुट करते हैं, -1 -2 कितना हो गया, -3 इक्वल टू -p/3। तो हमारे पास p का वैल्यू 9 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करेंगे c/a, तो 2 इक्वल्स टू c का वैल्यू कितना है, q/3। q का वैल्यू कितना आ गया, 6। हमको निकालना क्या है, तो 3p - 2q, मतलब 9 3 जा 27 - 6 दूनी 12, 5 और 1, आंसर कितना आ गया, 15। हमने यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, तो रिलेशन बिटवीन रूट एंड कॉफिशिएंट, ये इसमें हमने यूज। इसको आप लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो और एक बार पढ़िए, पहले मैं भी पढ़ ले रहा हूं। 3 टाइम द सुजाता प्रेजेंट इज 5 ईयर दिस। देखो इसमें जो मेन है, एक यहाँ पे 2 पर्सन है, एक विनीता और एक सुजाता। और विनीता का जो आयु है सुजाता से के वर्ष अधिक है, और के का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, हमने विनीता के एज को x मान लिया और सुजाता के एज को हमने y मान लिया। अब ये इससे के टाइम और के का वैल्यू फाइंड आउट करने, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है आप x - y का वैल्यू बता दो। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 3 टाइम्स सुजाता प्रेजेंट एज, सुजाता का प्रेजेंट एज 3 टाइम 3y इज 5 ईयर मोर प्लस 5 देन ट्वाइस ऑफ विनीता दिस। यहां से इक्वेशन बना लेंगे तो आएगा 2x - 3y का वैल्यू -5 है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर, तो दोनों में 3 जोड़ दो, जोड़ दिया। अब कहता है 3 टाइम विनीता एज, विनीता का एज कितना है, 3 × x + 3 इक्वल्स टू 4 ईयर लेस देन 4 टाइम। सुजाता का 4 ईयर लेस -4 कर लिया। इसको इधर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 9 इक्वल्स टू 4y + 12 - 4, तो ये 8 इधर से और 9 इधर, -1। हमारा जो ये एक्सप्रेशन बना 3x - 4y इक्वल्स टू -, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, तो हमारा क्या आएगा एक्सप्रेशन, 3x - 4y इक्वल्स टू -1 एंड 2x - 3y इक्वल्स टू -5। कितना आ गया, x - y इक्वल्स टू +5 - 1 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 30। एक बार आप इसको लिखिए और इसको ध्यान से करिए। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्योंकि क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 p इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना है, 36 पर 00। और टाइम कैसे निकलेगा, 3 + 4 मंथ, मतलब 4/12, तो 1/3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और इसको लिख लो। हमारे पास ये 10 हो जाएगा और ये 3 हमने ऊपर दे दिया। 1 0 2 3 कैंसिल आउट, 12 कितना परसेंट आ गया आंसर, 7%। हमने बस ये फॉर्मूला यूज किया। इसको देखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे कि विद्यार्थी की कक्षा में, विद्यालयों की कक्षा में राधिका का स्थान दे रखा है शीर्ष से और नीचे से। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है।
ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ये 18 प्लस 32 माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1 49, ये हमारा ऑप्शन हुआ। ठीक, ये क्वेश्चन अगली बार से मत देना तो, ठीक, इसको हटा देना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको एक बार करिए, पढ़िए पहले क्या कहता है, फिर इसको करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ ए ईयर राघव एवरेज मंथली इनकम दे रखा है। अच्छा, अप्रैल में इसको इंक्रीमेंट मिल जाता है इतना का, और उसके बाद इंटायर दे रखा है। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले लिख लो तो पूरे मंथ को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अब देखो शुरुआत के 3 मंथ का एवरेज दे रखा है इनकम, कितना दे रखा है भाई? 4500। तो इसका सम ऑफ इनकम निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा भाई? तो 45 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। अब अप्रैल में इसका इंक्रीमेंट हुआ, कितना का हो गया भाई? तो 100/3। ठीक, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो 1 + 1/3 मतलब 4/3 इंक्रीमेंट हो गया। मतलब इसका जितना था 4/3 टाइम लिख लो, मतलब अप्रैल का कितना आ गया? 4/3 + 4500 ट्रिपल। इसको सॉल्व कर लो, प्लस कर लेते हैं, कितना हो गया? 9 × 4 = 13, मतलब 13/3 मल्टीप्लाई बाय 4 5 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं, मतलब अप्रैल तक आ गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं। और 15 दिन के 150, 15 45, मतलब यहां से यहां तक का जो सम ऑफ इनकम है वो हमारे पास आ गया। अब मैं इधर वाला पार्ट इरेज करता हूं। अब कह रहा है कि पूरे ईयर का जो मंथली इनकम है वो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 45300। तो सम ऑफ इनकम निकालें, क्या करेंगे? 45300 मल्टीप्लाई बाय 12। कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी यहां से यहां तक के लिए क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस कर लेंगे, 8 से डिवाइड कर लेंगे। इसको एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कुछ आसान हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9। देखो 6 3 9 5 14 4 1 5। तो हमारा जो आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 5436 पे कितना जीरो था? 2। इसमें ये माइनस कर लो, 19500, और फिर इसको 8 से क्या करेंगे? डिवाइड। 13 8 5 13, और इसके लिए क्या करेंगे? दैट डिवाइडेड बाय 8। तो मैं इधर डिवाइड कर लेता हूं। एवरेज निकालने, ये क्या निकला? ये यहां से यहां तक का सम निकल गया। अब एवरेज के लिए 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 6। आंसर से मिलाने का प्रयास करेंगे, 8 4 32 30। 8 3 24, अभी भी करना ही पड़ेगा। 8 25 40, 5 वाला 2 है, एक और करना पड़ेगा। 8 64, 8 7 56, मतलब 7। आंसर आ गया डी। इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं। एवरेज दे रखा है तो सम निकाल लिए। सम कैसे निकलता है एवरेज से? तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म, बस हमने इतना ही कॉन्सेप्ट यूज किया। और फिर बाद में हमने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया, सम बाय नंबर ऑफ टर्म। तो कितना? 8 मंथ इधर बचा, तो सम को 8 मंथ से डिवाइड कर दिया। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको थोड़ा पेशेंस से करोगे। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसको करो। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी आपको याद होगा, इसका क्या वैल्यू होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, और इसका वैल्यू कितना दिया, 3 का स्क्वायर 9 -2, हमारा आंसर कितना आ गया 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़िए, यहां पर हमने ये आइडेंटिटी यूज किया। मैं अब दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूं। ये मैं नहीं करने वाला, ये आपके भरोसे में छोड़ दे रहा हूं। इसको करो। कह रहा है कि यदि एक पुत्र का आयु का दुगना उसके पिता के आयु में जोड़ा जाए तो ऐसा कंडीशन है, और पिता के आयु का इतना। देखो, सन का और फादर का, इसका एज x मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं। पहला कहता है कि पिता के एज के एक पुत्र के आयु का 2 गुना 2x उसके फादर में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए तो सम कितना आ जाता है 34। अब फिर दूसरा कह रहा है कि यदि फादर का एज का 1.5 टाइम पिता का आयु में सन के आयु में जोड़ा जाता है इतना, हमारा जो आंसर कितना आ जाएगा 40। इसमें किसका वैल्यू निकालना है, y का। इसको सॉल्व करने का कई तरीका है, आपको मैं काम दिया था कि आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करोगे, मैं इसको जो बताया था उससे करवा देता हूं। देखो y का वैल्यू निकालना है, डिनोमिनेटर डिफाइन करते हैं, दिस इंटू दिस, 3 मतलब 1.5 2 जा 3 और 1 1 जा 3 - 1 कितना आ जाएगा सीधे 2। अब इसको डिफाइन करते हैं दिस, ये इधर करेंगे तो -34 इंटू 1 तो -34 माइनस माइनस प्लस 90 कितना आ जाएगा 90 में इतना, हमारा आंसर 28। इसको कैलकुलेशन को एक बार देख लोगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। करेक्ट कि P इज अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD, PA PB PC दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ PD। अच्छा, ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के अंदर कहीं पर एक पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये लाइन है जरूरी नहीं है, याद रखना, ये ABCD, P एक कोई पॉइंट दे रखा है और कह रहा है कि P से A का दे रखा है 27, P से B का दे रखा है 21, P से C का दे रखा है 6, इसका निकाल। इसमें जो थ्योरम लगाएंगे, कौन सा थ्योरम इसको कहते हैं, आप लोगों में किसी को याद है क्या? इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहते हैं। और क्या कहता है कि अपोजिट वर्टेक्स का जो P से स्क्वायर का सम होगा वो इक्वल हो जाएगा, मतलब PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। बस इसे पुट कर दो, 27 का स्क्वायर प्लस PC कितना है 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू PB का स्क्वायर प्लस PD। PB का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, PB का स्क्वायर तो दिया हुआ है 21 का स्क्वायर प्लस, हमको x का वैल्यू निकालना, इसको इधर कर देंगे तो 27 का स्क्वायर 729 प्लस 36 माइनस 441, ये x स्क्वायर आया। तो x का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 9 6 15 में 1 4, x स्क्वायर का x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और 324 का स्क्वायर 64 18। हमने ये थ्योरम यूज किया और इसको लिख लेना, इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम कहते हैं। बस उसके बाद हमने बस इसको सॉल्व किया। आप इसको बनाइए, कॉपी करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने बोला कि अब इसको क्वेश्चन में शामिल नहीं करूंगा, यही क्वेश्चन है। ये आप खुद कर लीजिए इसको। यहां सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है, हियर दिस इज स्मॉल q,
एक्यूट एंगल है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और ये मान लो थीटा है। आपको पता है सेक थीटा का वैल्यू क्या आता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, इस सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस बाय बेस। तो ये हाइपोटेनस दे रखा है, ये 5 और ये बेस दे रखा है 3, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 4 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इस एक्सप्रेशन में पुट करो 3 इंटू टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 4 इंटू 3, 4/3, 5 इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? दिस इज कॉट, ये कॉस होना चाहिए, नहीं तो एक्सप्रेशन डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/5, इसको कॉस कर लो। दिस 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/5 माइनस 3 सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू तो दे ही रखा है 5/3। ऐसा अरेंजमेंट है कि ये कट गया, 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 5 -1, हमारा आंसर कितना आ गया? -1। इसको ठीक कर लेना बस। चलो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। हाँ, इस क्वेश्चन का मैं तरीका तुमको बता दे रहा हूं। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से मार्क प्राइस को डिसाइड किया, उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है और इतना प्रॉफिट है, तब इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। मैं एक तरीका देखो, इधर हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, इसके बाद 50% इंक्रीज करके मार्क प्राइस डिफाइन किया, और इसके बाद डिस्काउंट D1 और D2 दो सक्सेसिव दे दिया है, और उसका सेलिंग प्राइस किया, और फिर एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वह दिस 15 रुपया का है। इस क्वेश्चन को पहले देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो डी कैसे निकलेगा बाबू? तो कैसे? D1 प्लस D2 और माइनस D1 D2 बाय 100, तो 10 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 10/100, ये कितना आ गया बताओ? 35 माइनस 2.5 मतलब 32.5। यहाँ लिख लो, हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट किया आया 32.5। अब इस तरह से सीधे हम कैसे तुमको प्रॉफिट परसेंट निकालना सिखा देते हैं, ध्यान से देख लेना। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या मेथड हो जाएगा? कितना कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज करवा के परसेंट में मार्क प्राइस डिसाइड किया, दिस माइनस डिस्काउंट माइनस दिस इंटू बाय 100, ये हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट सीधे सीधे इससे आ जाएगा। तो देखो इधर ध्यान से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 16 दूनी 32 6.5, इसको ऐड कर लेंगे, ऐड ही कर लो, एक ही बार में काम आसान हो जाएगा। और 2.5 से इतना तो 7.5 और 2 8 3 1 4 48, मतलब 1 पॉइंट, डेसिमल का प्लेस ये होगा, ये नहीं होगा। हमारे पास अब प्रॉफिट परसेंट आ गया, कितना आ गया भाई? सीधा सीधा 1.25। अब प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? CP इक्वल्स टू, आपको परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है ना? प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। तो CP क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना है बाई 15 इंटू 100 बाय परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 1.25। यहाँ डेसिमल हटा के 2 जीरो ऊपर दे दिया, 5 25 से कटवा दिए 4, ठीक ना? 3 3 4 जा 12 पे 2 जीरो, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार घर में खुद से करोगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, इसको देखो जल्दी। देखो ये क्या कह रहा है, 45 किलोग्राम का एक शुगर है और इतना का है, दोनों को मिलाया जाता है, और इसका जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, परसेंट प्रॉफिट दे रखा है। तो आप पूछ रहा है किस रेशियो में मिलाया जाता है। देखो इसको करने का मैं तरीका बता देता हूँ।
प्रॉफिट, इसको सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो देखो इधर कितना 15% है ना, तो 115/100। तो अब जो सेलिंग प्राइस हम डिफाइन करेंगे इतना मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो मतलब कितना कितना दे रखा है बाबू, दे रखा है 55.20 और इधर 100 चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 115। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल आउट हुआ, अब 15 से डिवाइड करो, 48 48। कॉस्ट प्राइस ₹48 है दोनों के मिक्सचर का। अब किस रेशियो में मिलाया गया है, हम मान लेते हैं कि K:1 में मिलाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे कॉस्ट डिफाइन करें, इसका तो आपको फॉर्मूला याद होगा। कैसे डिफाइन करते हैं, 45K प्लस 52 डिवाइडेड बाय K+1। इसका वैल्यू कितना दे रखा है 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 45 प्लस 52, यहाँ K है 45 इंटू K, जैसे इक्वल्स टू 48K प्लस 48। इसको इधर कर लो तो ये 3K आ गया, और इसको इधर करो तो कितना आ गया 4, तो K का वैल्यू कितना आ गया 4/3, 4:3। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसी प्रोसेस को ना कुछ कुछ बुक शॉर्ट ट्रिक्स करके लिख देता है, और क्या लिखता है ये मैं आपको बता देता हूं। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखो इधर मैं इधर बता दे रहा हूं। हम कॉस्ट प्राइस 48 निकाल लिया, एक का कितना है 45 और दूसरे का कितना है भाई 52। इसमें दोनों में 48 से सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। देखो इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 -3 तो मॉडल्स ले लेंगे, और इसमें करेंगे तो कितना आएगा भाई 8 12 4। और देखो दिस बाय दिस निकालने तो रेसिप्रोकल करके रेशियो ले लो 4:3, एक ही चीज है, तो हमारा ऑप्शन यही करें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको यदि लिखना हो तो कहीं लिख लेना। हमारे लिए यदि हमसे पूछो कि इस दोनों में किसको प्रीफर कर, मैं तो बोलूंगा कि इसको प्रीफर करो। 1-2 सेकंड का अंतर है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए इसको लिखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। इसको करिए, करे कि 3 नंबर कंडीशन दे रखा है विच आर को प्राइम टू ईच अदर such that the product of first 2 नंबर इतना, लास्ट 2 इतना, द सम ऑफ 3 नंबर। अच्छा लिखते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लो। देखो इधर हमारे पास पहला जो नंबर है फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट ये 143 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 × 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन है 195, बाकी 2 का इसका प्रोडक्ट करेंगे तो और कंडीशन क्या है कि दो मतलब शुरुआत का x y z है, तो ये x × y है और y × z है, y दोनों में कॉमन है, और इसमें कॉमन कितना है 15। तो हमारे पास x कितना आ गया 11, y कितना आ गया 13 और z कितना आ गया 15। इसको जोड़ो तो 5 3 8 1 9, 9 वाला कोई है 39 और ऑप्शन हो। नहीं तो इसको जोड़ भी सकते हो ना, 3 नंबर का तो एडिशन है। इसको देखिए चलो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं बाबू। इसको देखिए, एक कंपनी में 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा है। अच्छा मीडियन, मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन के लिए, नंबर ऑफ टर्म काउंट करो। अब यदि ये 2 कंडीशन आता है, यदि ऑड है तो n+1/2th टर्म, और यदि ये इवन है इसमें 2 टर्म निकालो n/2 और n/2+1, और ये टर्म निकालना है इतना टर्म, और इसका मीन ले लेते हैं, ये फॉर्मूला है। तो गिनती कर लो कितना है 6% है, तो गिनती करने का जरूरत नहीं है, इवन नंबर है। तो थर्ड n/2 मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म की गिनती करो,
1 2 3 और इसका मीन निकाल लो, मतलब 8000 और 8050। आठ, क्या है हमारा आंसर? आंसर नंबर बी। ये मीडियन का फॉर्मूला है डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन के लिए, इसको लिख लेना। चलो मैं इसको देखो, मैं अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। कह रहा है कि ये थर्ड पोर्शन फाइंड आउट करना है। मान लिया कि थर्ड प्रपोर्शन जो है वह x है, इसका मतलब दिस एंड दिस, ये क्या हो जाएगा? उस थर्ड पोर्शन x के साथ प्रोपोर्शन में। इसको बस सॉल्व कर लो। तो x इंटू ए प्लस बी इक्वल टू इस दोनों का प्रोडक्ट, मतलब a प्लस बी टू द पावर 4, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x वैल्यू कितना आ गया? a प्लस बी टू द पावर 3। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ोर करने का प्रयास करो। कहता है कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया दे रखा है और इसका पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, ये स्क्वायर है, पहले स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? इस, तो ए कितना आ जाएगा भाई? इसका स्क्वायर रूट में 30। इसका पेरीमीटर 4a होता है, मतलब कितना? 120। और ये किसके इक्वल है? रेगुलर हेक्सागोन के। और रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर कितना होता है? तो इसका साइड b है तो 6b होता है। दिस इक्वल्स टू, हमारे पास b का वैल्यू कितना आ गया? 20। अब इसका एरिया निकल रेगुलर हेक्सागोन का 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया b स्क्वायर, मतलब 6 इंटू √3/4 इंटू 20 इंटू 20, 5 से तो 100, तो 600√3 दिस। कोई दिक्कत नहीं बाबू। इसको देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए। तो कह रहा है कि सम ऑफ ए नंबर इट्स हाफ एंड इट्स 1/3 एंड 27। अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। ये 71 है, तो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। नंबर x मान लिया, हाफ ऑफ x प्लस x/3 प्लस 27, दिस इज 71। इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा और 6 3 9 2 11, ये 11x हो गया, इक्वल्स टू 71 में 27 माइनस करेंगे, 7 4 11 6 44। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 6 इंटू 44/11, 4 6 चौक 24, 24। इसको लिखिए। चलो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। आप इसको देखिए। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार बताया हूं। ऐसे 3 नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? x, 2x और 5x। इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम x बाहर कर लेते हैं, x इंटू इस सब का एलसीएम कितना? 5 2 10 इंटू 1, 10x। और कितना दे रखा है? 10x इक्वल्स टू 6 पर 00, तो x का वैल्यू हमारे पास 30। और एचसीएफ निकालना है इस नंबर का, तो एचसीएफ निकालना है तो फिर भी x कॉमन कर लो, कर लिया। और इस सारा नंबर को प्राइम है तो इसका एचसीएफ 1 आता है। तो x एचसीएफ कितना आ गया? x का वैल्यू कितना है? 160। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस पर मैं जो बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान कर देता है। मैं पिछले क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बताया था। और क्या बताया था कि के ए, के बी और के सी का यदि आपको एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालना है, आप के बाहर कर लो, एलसीएम ऑफ ए, बी और सी। सेम एचसीएफ के लिए भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा दूसरे क्वेश्चन पर। देखो इसको देखो थोड़ा। ओह चलिए, अब तो क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। अब मैं अगले क्लास में मिलूंगा आपसे। आपका काम है कि जो मैंने पढ़ाया यदि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है तो इसको लिस्ट करना है और दोबारा जब भी क्वेश्चन आए तो उसको एप्लीकेशन में लाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।